नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, जैसा कि हमने हमारा जो प्लान डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग आज हमारी पहली क्लास है और इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बिल्कुल हम यहाँ पर जो है बिल्कुल 0 to शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से हम चीज़ें शुरू करेंगे और वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कृषि एवं इसकी शाखा से बात करूँ तो अगर हमने जो पेपर एनालिसिस किया था उसमें हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन इसका मिला है। मतलब यहाँ से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे अगर आप तीनों पेपर देखते हैं। आरईओ का पहला, फिर उसके बाद री एग्जाम हुई थी उसका, और आरएचओ का। तो यहाँ से कृषि में इसकी शाखा से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और जो कृषि का इतिहास है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री से आपको लगभग एक एक क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में मिला है। तो यहाँ से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। कहाँ पर? आरईओ और आरएचओ की एग्जाम में। मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन क्या था, क्या पूछा गया था। हमने सारी चीज़ें एनालिसिस में डिस्कस की है, तो मैं वही चीज़ें बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें सारी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं और आप साथ में नोट भी करते जाइएगा। और इसके जो नोट्स हैं हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा हिंदी में क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो हिंदी प्रीफर कर रहे हैं एमपी के, तो हिंदी पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में जिसको पढ़ना है वो मैंने AFO वाली क्लासेस ली है, वो इंग्लिश में है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले कृषि बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी? कृषि की। ठीक है, कृषि विज्ञान या मैं बोलूँ एग्रीकल्चर, इसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर। इंग्लिश वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं यहाँ पर टर्मिनोलॉजी दोनों साथ में यूज़ करूँगा। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं कृषि की बात करूँ तो आपको भी पता है हम लगभग 7500 BC के आसपास, 7500 ईसा पूर्व, ठीक है, ईस्वी पूर्व की अगर बात करें, इंग्लिश में लिखेंगे तो BC, बिफोर क्राइसिस जिसको बोलते हैं, हमने यहाँ पर फसल उगाना 7500 ईस्वी में हमने क्या किया? ईसा पूर्व मतलब 7500 BC में हमने क्या किया? फसल उगाना शुरू किया। क्या किया? फसल उगाना यहाँ पर हमने शुरू किया था। फसल उगाना हमने यहाँ पर शुरू किया। अब हमने कौन सी फसल सबसे पहले उगाई थी 7500 BC में? आपको पता है हमने गेहूं और जो, हमने नहीं मतलब जो हमारे पूर्वज थे आदिमानव के टाइम पे, गेहूं और जो सबसे पहले हमने क्रॉप 75, मतलब ये कह सकते हैं कि 7500 BC में हमने पहली बार फसल को उगाया था, पहली बार सोइंग की थी, कल्टीवेशन किया था गेहूं और जौ का। मतलब उसके बाद धीरे धीरे जो है कृषि का विकास होता गया और कृषि विज्ञान की नींव पड़ी। मतलब ये कृषि विज्ञान कहाँ से आया? कृषि था 75 BC में, गेहूं और जौ की फार्मिंग शुरू हो गई थी, लेकिन विज्ञान सब कब जुड़ा? धीरे धीरे इसका विकास होता गया और फिर कृषि विज्ञान की नींव यहाँ पर पड़ी। बात करते हैं यहाँ पर, जैसे जो ये कृषि वर्ड है, ठीक है, ये जो कृषि वर्ड है ये और ये एग्रीकल्चर वर्ड है, दोनों में अगर आप लैंग्वेज देखोगे कौन से लैंग्वेज से लिया गया है तो अंतर है। कृषि जो शब्द है, हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, ये हिंदी कृषि, ये संस्कृत से लिया गया है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश वाले की बात करें हम, ये एग्रीकल्चर, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, किससे? लैटिन भाषा से, ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगर हिंदी कृषि दे दे तो संस्कृत, और एग्रीकल्चर अगर मैं इसको हिंदी में भी लिख दूं एग्रीकल्चर, इसको मैं हिंदी में भी लिख दूं एग्रीकल्चर, तो वो लैटिन भाषा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कृषि शब्द आ जाए तो संस्कृत भाषा का है, संस्कृत भाषा के कृष शब्द से बना है कृषि, और एग्रीकल्चर जो है लैटिन भाषा के शब्द। कौन से शब्द है लैटिन भाषा के? 2 शब्द है, एक है अपना अगर लिखो या एग्री लिखो। अब इसको मैं हिंदी बोलूँ इंग्लिश बोलूँ एक ही बात है, अगर बोलो या एग्री बोलो। ठीक है, और दूसरा शब्द है कल्चरा। ठीक है, क्या है? कल्चरा शब्द, इससे बना है क्या? हमारा एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे एग्री का अगर का मतलब क्या है? यहाँ अगर का मतलब है सोइल, सोइल मतलब मृदा। ठीक है, और कल्टीवेशन का मतलब क्या हो गया? खेती करना, खेती करना या कल्टीवेशन, क्या हो जाएगा? कल्टीवेशन। मतलब कल्टीवेशन ऑफ सोइल को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। ये सब हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये सभी लोग आप जानते हो। कुछ नई चीज़ें मिले तो नोट करना, और सारी चीज़ें हम सिस्टमेटिक तरीके से 0 से शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर बेसिक तो सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक से ही शुरू करना है ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से और कोई चीज़ छूटे ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एगर और एग्री का मतलब सोइल या मृदा हो गया, कल्चरा का मतलब हो गया यहाँ पर खेती करना या कल्टीवेशन हो गया। ठीक है, तो मतलब सोइल का कल्टीवेशन करना, मृदा में खेती करना क्या हो गया? एग्रीकल्चर हो गया। लेकिन ये पहले था। अभी जैसे ही हमने वैज्ञानिक खेती शुरू की या व्यवसायीकरण जो खेती का हुआ है, डेफिनेशन बदल गई है। यहाँ पर क्या था? एग्रीकल्चर, ये क्या है? ये हम बोल सकते हैं कि एक अप्लाइड साइंस है। इसके अंदर जो है
फसल उत्पादन जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है उसके कई सारे पहलुओं को उसके अंदर शामिल किया गया। जैसे कि आप देखोगे क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर आपको वहाँ पर बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चर भी इसके अंदर इंक्लूड है, आप इसमें पशुपालन लाइव स्टॉक इसके अंदर इंक्लूड है, फॉरेस्ट्री वानिकी इसके अंदर इंक्लूड है, फिशरी मत्स्य पालन इसके अंदर है। जितने भी सब्जेक्ट आप पूरे बीएससी में पढ़ते हो सब एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं, मतलब वो सारे सब क्या हो गए, इसकी ब्रांचेस हो गई। डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, पढ़ने की जरूरत नहीं है, और पूछी भी जाएगी तो आपसे बन जाएगी। मैं यहाँ पे डेफिनेशन डिस्कस नहीं करूंगा। डेफिनेशन यही होती है कि ये एक अप्लाइड साइंस है, इसके अंदर फसल उत्पादन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है, जिसके अंदर क्या होती है, बागवानी होती है, आप फॉरेस्ट्री बोल सकते हो, है ना, मत्स्य पालन बोल सकते हो, पशुधन पालन बोल सकते हो, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, कृषि के अंदर। अब कृषि जो है हमारी, कृषि जो है ये क्या है, कृषि जो है हमारा एग्रीकल्चर जो है ये विज्ञान भी है, कला भी है, इसको विज्ञान भी कहा जाता है, विज्ञान भी है, और ये व्यवसाय भी है। क्या है, ये व्यवसाय भी है। ठीक है, राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, मुझे जरूर बता देना कमेंट्स में कि राइटिंग वगैरह ठीक ठाक मेरी आ रही है कि नहीं। ठीक, हिंदी मैं बहुत कम लिखता हूँ, बट हिंदी में पढ़ाना है तो सारी चीज़ें मोस्टली हिंदी में करूँगा मैं। देखो, कला भी है, विज्ञान भी और व्यवसाय भी है। देखो, कला का मतलब क्या हो गया, स्किल, किसी भी काम को करने का तरीका और उसका नॉलेज होना, उसका ज्ञान होना ही क्या कहलाता है, कला कहलाता है। जैसे मान लो कोई एक काम दो व्यक्ति को दिए जाते हैं, सेम काम, एक ही काम दो व्यक्तियों को दिए जाते हैं, तो दोनों का करने का तरीका अलग अलग होगा, दोनों को करने में लगा समय भी अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज जो है उस पर्टिकुलर चीज को लेकर अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे कृषि कला क्यों है, क्योंकि कृषि में कुशल तरीके से संचालन करना, मतलब अच्छे तरीके से खेती में संचालन करना और उसका ज्ञान होना क्या है, कला है। ठीक है, जैसे कि हम लोग तो पढ़ लिख के अगर कोई खेती कर रहा है तो उसके पास टेक्निकल नॉलेज है और टेक्निकल नॉलेज से फार्मिंग कर रहा है। लेकिन हमारे जो फार्मर है, हमारे जो पापा लोग हैं, मेरे पिताजी भी खेती करते हैं, तो वो तो एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं है, एग्रीकल्चर तो नहीं पढ़ा, लेकिन 50 साल से खेती कर रहे हैं, तो वो अपने स्किल के बेस पे कर रहे हैं, उनका जो नॉलेज है, इतने साल का अनुभव है, उस बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कला हो गया। विज्ञान का मतलब क्या है, ये कला में बोल सकता हूँ स्किल। ठीक है, स्किल या स्किल ऑफ नॉलेज या नॉलेज बोल सकते हो आप। ठीक है, ज्ञान बोल सकते हो, ज्ञान होना जरूरी है। अब विज्ञान मतलब यहाँ पर होता है कि अब हमें क्या करना है, हमारी जो उपज है, हमारी जो फसल है, उसकी उपज को अधिकतम लेना है, मतलब मैक्सिमम हमें क्या मिले, प्रोडक्शन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कब मिलेगा, जब हम उसमें टेक्निकल फार्मिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ फार्मिंग करेंगे। मतलब अब हम यहाँ क्या करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग मतलब फसल प्रजनन करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मतलब उत्पादन तकनीक अपनाएंगे। फिर क्या करेंगे, अपना बोल सकते हैं पादप संरक्षण मतलब कि प्लांट प्रोटेक्शन अपनाएंगे। देन अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स अपनाएंगे। तो इन सबको अपनाने से हमें क्या होगा, हमारा उत्पादन बढ़ेगा। जैसे अभी प्रोडक्शन बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल दिए। ग्रीन रिवोल्यूशन क्यों हुआ था, फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, इरिगेशन का बहुत यूज़ हो रहा था, मैकेनाइजेशन हो गया था, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। तो उत्पादन क्यों बढ़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई थी, तो ये विज्ञान यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया, है ना। फिर व्यवसाय क्यों है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, फसल प्रजनन। फसल प्रजनन ये क्या आता है, साइंस के अंदर आता है। फिर उत्पादन तकनीक, फिर आ जाएगा आपका पादप संरक्षण। ठीक है, और अर्थशास्त्र। ठीक है, इनका इस्तेमाल करके अपन क्या कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, उत्पादन को बढ़ा सकते हो। व्यवसाय क्यों बोला है, व्यवसाय मतलब होता है क्योंकि हमारे पास जो संसाधन होते हैं, किसानों के पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। क्या होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं। जैसे सीमित में क्या आ जाएगा, किसान के पास जो भूमि है वो सीमित है, किसान के पास जो पूंजी है वो सीमित है, किसान के पास जो श्रम है वो सीमित है, किसान के पास जल है वो सीमित है। तो किसान के पास संसाधन सीमित है, तो इन संसाधनों का क्या करना है, उचित प्रबंधन करके शुद्ध लाभ लेना। क्या आ जाएगा, उचित प्रबंधन करके शुद्ध लाभ लेना। ये क्या आ जाएगा, व्यवसाय के अंदर आ जाएगा। आपने 100 रुपये लगाए और आपको 150 मिले तो 50 रुपये आपको शुद्ध लाभ हुआ, तो वो व्यवसाय के अंदर आ जाएगा। तो ये संसाधन है, सीमित है, इनका इस्तेमाल करके, इनका उचित प्रबंध करके हमें क्या लेना है, शुद्ध लाभ लेना, व्यवसाय। इसलिए कृषि को कला भी बोला जाता है, विज्ञान भी बोला जाता है और व्यवसाय भी बोला जाता है। ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नोट्स में सारी चीज़ मिल जाएगी आपको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा नहीं है कि हवा में हम बातें कर रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो हवा में बातें करके निकल गए, नहीं। सिस्टमेटिक पूरा
आपको पूरा नॉलेज भी मिलना चाहिए। आप सिर्फ यही एग्जाम नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप रेडी रहो उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कृषि एवं उसकी शाखा या कृषि की अन्य शाखा है या फिर कृषि की शाखाएं, ठीक है, कृषि की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा अपना एग्रोनॉमी। क्या आ जाएगा? एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान। क्या आ जाएगा? सस्य विज्ञान, ठीक है। अब ये जो एग्रोनॉमी, जैसे हम लोगों ने पढ़ाई है, सारी चीजें हमें मालूम है। क्या मालूम है? कि जिस भी वर्ड के पीछे कल्चर लगा हो, इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत इंग्लिश में पढ़ोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। कल्चर और जिसकी वर्ड के पीछे लोगी या नोमी लगा हुआ है, लोगी या नोमी लगा हुआ है, वो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस भी वर्ड के पीछे कल्चर लगा है तो मोस्टली मतलब बोल सकते हैं जनरल केस में वो क्या होगा? लैटिन, और वो जनरल केस में क्या होगा? ग्रीक होगा। मतलब जिन वर्ड के पीछे आपको कल्चर मिल जाए वो मोस्टली 99% केसेस में वो लैटिन होगा, कुछ अपवाद हो सकते हैं। और जिन वर्ड के पीछे लॉजी या नोमी लगा है तो वो ग्रीक होगा 99% केसेस में। जैसे कि पोमोलॉजी अपवाद है, लॉजी लगा हुआ है पर वो लैटिन और ग्रीक का कॉम्बिनेशन है, ना तो वो लैटिन है ना वो ग्रीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मान लो एक ऑप्शन ही चूज करना हो तो फिर आप ग्रीक चूज करना, क्योंकि लॉजी वाले कॉन्सेप्ट पे हम जाएंगे, ठीक है। तो एग्रोनॉमी है। अब नोमी से समझ में आ रहा है हमें, यहाँ से इंग्लिश से समझ में आ जाएगा, अब हिंदी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। नोमी से समझ में आ रहा है कि ये कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चा, ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन आपके आरयू में पूछा हुआ है, RAEO में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें पूरा बेसिक से चलना है। ये क्वेश्चन RAEO में पूछा हुआ है, नहीं तो आप पेपर उठा के देख लेना, जो मैंने एनालिसिस करवाया उसमें मैंने लिखा हुआ है एग्रीकल्चर वर्ड पूछा हुआ है। टॉपिक मैंने लिखा है, आप PDF मैंने डाल रखी, देखना उसमें एग्रीकल्चर वर्ड पूछा हुआ है। तो एग्रीकल्चर कौन सा वर्ड है, किस लैंग्वेज से लिया हुआ है? लैटिन से लिया हुआ है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमें कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे, एक मौसम के बारे में पूछा था, मानसून के बारे में। ग्रीक वर्ड है, कौन से ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है बच्चों? तो ये बना है एग्रोस। अब हिंदी में भी लिखूंगा तो एग्रोस ही होगा, और ये होगा नोमोस, ठीक है। एग्रोस और नोमोस। एग्रोस का मतलब क्या हो गया? एग्रोस का मतलब होता है यहाँ पर फील्ड, ये सारी बेसिक नॉलेज आपके पास है। और नोमास का मतलब होता है मैनेज। नोमास का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक। मैनेज मतलब प्रबंधन बोल सकता हूँ, प्रबंध। और ये हो जाएगा हमारा खेत बोलो या क्षेत्र बोलो, जो भी बोलना चाहो, ठीक है, हिंदी में। ये बेसिक नॉलेज आपके पास है, बट हम बस ये समझ लो कि एक रिवीजन आपका चल रहा होगा, और नहीं पता है तो चीज़ें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हमें सारा पूरे 100 नंबर की तैयारी करनी है हमको, ठीक है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। तो एग्रोस मतलब फील्ड, नोमास मतलब हो गया मैनेज। तो यहाँ पर क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। अगर इसको मैं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा डेफिनेशन को? मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, ठीक है, खेत का प्रबंधन। क्या बोलूँगा मैं? खेत का प्रबंधन। खेत का प्रबंधन करना क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। ये साधारण इस भाषा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, खेत का प्रबंधन करना क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। लेकिन समझो क्या है यहाँ पर, हम खेत का प्रबंधन क्यों करेंगे? पहली चीज क्वेश्चन आना चाहिए, हम खेत का प्रबंधन क्यों कर रहे हैं? खेत का प्रबंधन, हम खेत का प्रबंधन इसलिए कर रहे हैं कि हमें चाहिए क्या? मैक्सिमम प्रोडक्शन। मैक्सिमम क्या चाहिए? प्रोडक्शन चाहिए, अधिक उत्पादन हमें चाहिए। क्या चाहिए? अधिक उत्पादन हमें चाहिए। अब अधिक उत्पादन के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब अधिक उत्पादन के लिए यहाँ पर डेफिनेशन जो बनती है मैं ओरली बता देता हूँ, डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, ओरली बता देता हूँ। तो हम खेत का प्रबंधन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन चाहिए। अब यहाँ पर सस्य विज्ञान क्या बोलता है? सस्य विज्ञान ये बोलता है कि यहाँ पर सस्य विज्ञान की कुछ क्रियाएं और कुछ सिद्धांत है जिनका प्रयोग करके हम खेत को इस तरीके से प्रबंध करते हैं, इस तरीके से उसका प्रबंधन करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो। यह सस्य विज्ञान कहलाता है। मतलब क्या है? हम बोल सकते हैं सस्य विज्ञान क्या है? एक कृषि विज्ञान की शाखा है जिसमें हम सस्य विज्ञान की कुछ क्रियाएं और सिद्धांत का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ क्रियाएं मैंने बोला, क्रियाएं क्या हो सकती है? जैसे खरपतवार नियंत्रण करना, ठीक है, आप उसमें प्लांट प्रोटेक्शन मतलब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़कना, फिर टिलेज ऑपरेशन करना, भू परिष्करण करना, ये क्रियाएं हो गई।
सिद्धांत क्या हो गए, सिद्धांत ये है कि पहले मान लो हमने दाल वाली फसल ले ली तो उसके बाद हमें बिना दाल वाली फसल लेना पड़ेगी, अगर मान लो गहरी जड़ वाली फसल ली तो उथली जल वाली फसल लेना। ये कुछ सिद्धांत हो गए। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, यही सस्य विज्ञान है। समझ गए बात को। सस्य विज्ञान के पिता पीटर डेक्रेसेन जी है, आगे सारी हम बात करेंगे, अभी हम ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पीटर डेक्रेसेन जी जो है इसके फादर हैं। नंबर 2 ब्रांच की बात करते हैं तो वो है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, क्या है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को आप बागवानी बोल सकते हो या उद्यान विज्ञान बोल सकते हो। ठीक है, उद्यान विज्ञान। देखो हिंदी में पढ़ने का नुकसान भी है, फायदा भी है। हिंदी में चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है, बट हिंदी में सिनोनिम्स वर्ड बहुत यूज होते हैं। अब इसको उद्यान विज्ञान भी बोल सकते हैं, बागवानी भी बोल सकते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर तो हॉर्टिकल्चर ही इंग्लिश में। ठीक है, तो अब जैसे कल्चर लगा हुआ है ना, याद करने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा शब्द है, लेटिन है। ठीक है, कौन सा शब्द है, लेटिन शब्द है। लेटिन शब्द कौन सा है, हॉर्टस प्लस कल्चरा। किससे बना है ये बना है हॉर्टस प्लस कल्चरा से। किससे बना है, हॉर्टस प्लस कल्चरा से ये बना है। अब यहाँ पे हॉर्टस का मतलब क्या होता है, हॉर्टस का मतलब होता है उद्यान। क्या होता है, उद्यान, या मैं बोलूँ तो गार्डन। क्या इंग्लिश में लिखोगे तो क्या होगा, गार्डन। कल्चरा का मतलब तो वही हो गया, खेती करना या कल्टीवेशन। ठीक, तो यहाँ पे उद्यान भी बोल सकते हैं और इसको घेरा भी बोलते हैं। घेरा, उद्यान, हॉर्टस का मतलब घेरा भी होता है, इनक्लोज्ड एरिया। इंग्लिश में बोलेंगे क्या, इनक्लोज्ड एरिया। और उद्यान मतलब गार्डन बोल सकते हैं, कल्चरा मतलब कल्टीवेशन। अब घेरा क्यों बोलते हैं, देखो चीज़ें समझना है, एक बार समझ गए ना तो फिर कभी नहीं भूलोगे। ये घेरा क्यों बोला गया, गार्डन क्यों बोला गया, देखो ये अभी आप और हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अभी डेवलप्ड हो चुकी है हॉर्टिकल्चर के अंदर। हम देख रहे हैं कि भैया बड़े बड़े बागान लगे हुए हैं खेत में, है ना, बड़े बड़े ऑर्चर्ड लगे हुए हैं खेत में, वेजिटेबल बड़े स्तर पर हो रही है, फ्लोरिकल्चर बड़े स्तर पर हो रही है। लेकिन आज से हम कुछ सालों पहले चले जाएं जहाँ पर हॉर्टिकल्चर जब था ही नहीं, मतलब हॉर्टिकल्चर शुरू ही नहीं हुआ था, मतलब वो हॉर्टिकल्चर की ब्रांच थी ही नहीं। तब क्या होता था कि मान लो हर किसी के मतलब घर है, मान लो ये क्या बना है, किसी का हाउस है। ठीक है, हाउस है। अब हाउस के बाहर पीछे साइड या मान लो आगे फ्रंट पे या बाहर इतना सा क्या होता था, घेरा जगह होती थी पहले लोगों के पास, गाँव में अभी भी है, बहुत जगह है। तो यहाँ पर क्या करते थे वो कि कुछ यहाँ पर आपको कोई एक पेड़ लगा दिया आम का, कोई एक अमरूद का पेड़ लगा दिया, कुछ इस तरीके से क्या लगा देते हैं, फ्रूट्स। ठीक है, ये इस तरीके से फ्रूट्स को लगा देते थे खाने के पर्पज से। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ये कुछ वेजिटेबल्स लगा दी। ठीक है, ऐसे बेल वाली कुछ वेजिटेबल लगा देते थे। ठीक है, कुछ 2-4 यहाँ पर फ्लावर्स लगा देते थे पूजा पाठ वगैरह फूल के लिए। तो एक एरिया था जिसको पूरी तरीके से ऐसे कवर कर देते थे, घेर देते थे, ताकि कोई वहाँ से कोई तोड़े वगैरह नहीं। एक इनक्लोज्ड एरिया था और वहाँ पर 2-4 पेड़ आपको लगा देंगे फल वाले, 2-4 आपको लगा देंगे वहाँ पर वेजिटेबल के लिए, 2-4 आपको फ्लावर वगैरह के लिए लगा देते थे, ताकि उनके घर पे खाने की पूर्ति के हिसाब से हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो चीज़ें बदल गई है, अब यहाँ पर क्या होता है, इसका कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, बड़े स्तर पर जो है इसकी फार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर जो है पहले अब इनक्लोज्ड एरिया ना रखे रहे, ये कॉमर्शलाइजेशन हो गया है। अब यहाँ पर चीज़ों का प्रोडक्शन भी होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है और वैल्यू एडिशन होता है। तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, जो हमारी फ्रूट क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप है, हमारी स्पाइसेस है, मेडिसिनल है, प्लांटेशन है, एरोमेटिक प्लांट है, इनका प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड क्या होता है, मार्केटिंग होने लगा है। ठीक है, तो ये गहरा उसी सेंस में बोला जाता था। तब हम क्या करते थे, इस सेंस में थोड़ी बहुत खाने की पूर्ति से हम लगाते थे। ठीक है, ये लो ये ब्रांचेस। अब इसके अंदर और भी सारी ब्रांचेस है, लेकिन उसको जब मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ाऊंगा तब करवा दूंगा, नहीं तो यहाँ पे देखना चाहो तो देख सकते हो इसकी सब ब्रांचेस। ठीक है, सब ब्रांचेस यहाँ बोल सकते हैं। हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांचेस है इसके अंदर मैं ए डाल के लिख देता हूँ, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी 3 ब्रांच से तो अभी डिस्कस कर ही लो। फल विज्ञान है ना, मेजर वाली फल विज्ञान, फल विज्ञान। पोमोलॉजी जो शब्द है ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, इसमें जो ये वर्ड है ये किसका है, लैटिन प्लस ग्रीक का कॉम्बिनेशन है। क्या है ये, लैटिन प्लस ग्रीक का कॉम्बिनेशन है, याद रखना, लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड का ये कॉम्बिनेशन है। इसमें जो ये पोमुन है ये लैटिन वर्ड है और लोगस जो है वो ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रूट, फल, और इसका मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। ठीक है, इतना आप समझते हो, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये इसकी ब्रांच मतलब फलों की खेती करना आ जाएगा। फलों की खेती करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। दूसरी ब्रांच में बी यहाँ लिखता हूँ, ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर। ठीक है, ओलेरिकल्चर में कल्चर लगा हुआ है, मतलब सब्जी विज्ञान में बोल सकता हूँ यहाँ पर, सब्जी विज्ञान। ठीक है, कल्चर लगा है मतलब ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। अब ये बना है ओलेरीज,
प्लस कल्चरा से। किससे बना है? ओलेरिस प्लस कल्चरा से। अब यहाँ पे ओलेरिस का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता चलेगा। आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे ओलेरिकल्चर वाला, है ना। हम चीज़ें पढ़ते तो है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं होता। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ओलेरिस का मतलब होता है हर्बेसियस। क्या बोलेंगे? हर्बेसियस, हर्बेसियस। या फिर हम इसको क्या बुकों में मिलता है? पॉट हर्ब, ये लिखा मिलता है, ठीक। ओलेरिस का मतलब होता है हर्बेसियस या पॉट हर्ब, और कल्चरा का मतलब होता है वही खेती करना या कल्टीवेशन। हर्बेसियस का मतलब होता है शाक, शाक, ठीक है, शाक होता है। हर्बेसियस का हिंदी मतलब शाक होता है। पॉट हर्ब का मतलब भी होता है, पॉट मतलब गमला और हर्ब मतलब शाक होता है। तो ये दोनों का मतलब मैं बताता हूँ। देखो, अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओलेरिकल्चर में ओलेरिस का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे पोमोलॉजी में पोमून का मतलब क्या था? फ्रूट, फल। ओलेरिकल्चर में ओलेरिस का मतलब क्या होता है? आपको ऑप्शन दिया रहेगा। ओलेरिस मतलब सब्जी, दूसरा आपको दे देंगे फल, तीसरा आपको दे देंगे शाक, और चौथा आपको दे देंगे नन ऑफ दिस। तो हमारा ध्यान क्या जाता है? ओलेरिकल्चर मतलब सब्जी विज्ञान होता है, तो ओलेरिस में हम सीधे सब्जी लगा के आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ओलेरिस का मतलब हर्बेसियस या होता है, पॉट हर्ब होता है, हर्बेसियस प्लांट होता है, ऐसा लिख सकते हो। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा, ओलेरिकल्चर में ओलेरिस का क्या अर्थ है, ठीक है, क्या अर्थ है, इस तरीके से मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा। ऑप्शंस पहला दिया है आपको सब्जी, ठीक है, नंबर 2 आपको दे दिया फल, नंबर 3 आपको दे दिया शाक, और नंबर 4 आपको दे दिया कोई नहीं, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शंस दे दिए। तो हम क्या पढ़ते हैं कि ओलेरिकल्चर मतलब सब्जी विज्ञान, तो ओलेरिस का मतलब हो जाएगा सब्जी। तो यहाँ हम गलत हो जाएंगे, सब्जी नहीं होता है ओलेरिस का मतलब। ओलेरिस का मतलब होता है शाक, हर्ब होता है, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं कि इसको हर्ब क्यों बोला गया। देखो, आपने कोई भी वेजिटेबल उठा के देख लेना, कोई भी सब्जी, चाहे खेत के अंदर देख लेना, फील्ड के अंदर, गार्डन के अंदर, कहीं भी देख लेना, सब्जी वाले जो प्लांट होते हैं वो हमेशा ग्रीन होते हैं। मतलब ग्रीन का मतलब कि उसका पूरा ऊपर से नीचे प्लांट ग्रीन ही रहता है, ग्रीन ही दिखता है, मतलब पूरा हर्बेशियस रहता है वो, उसमें आपको हार्डवुड नहीं मिलेगी, ठीक है। आप कोई भी जो है प्लांट या कोई भी वेजिटेबल्स देखोगे उसको फील्ड के अंदर, तो उसमें आपको हर एक पार्ट उसका ग्रीन ही दिखेगा। जैसे फल में क्या होता है? वुडी प्लांट होता है, नीचे जो तना होता है वो वुडी होता है। लेकिन इसमें वेजिटेबल के अंदर जो है पूरी आप देखोगे ना उस प्लांट को, तो पूरा आपको हर्बेशियस प्लांट मिलेगा, कहीं भी उसमें हार्डवुड नहीं होती है। कोई भी वेजिटेबल आप देख लो उसमें हार्डवुड नहीं मिलेगी, पूरा प्लांट आपको ग्रीन मिलता है। तो इसलिए उसको वहाँ पे हर्ब बोला गया है। क्यों? क्योंकि वो पूरा प्लांट क्या है, पूरा प्लांट जो है उसमें ना तो वुड है ना वो सेमी वुड है, पूरा हर्बेशियस है, उसमें वुड है ही नहीं, नॉन वुडी प्लांट है, इसलिए उसको हर्बेशियस बोला गया। पॉट हर्ब क्यों बोला गया है? अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको हॉर्टिकल्चर का। पॉट हर्ब इसलिए बोला गया भाई, पहले के ज़माने में इसका कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ था। भाई ये घर है, घर के बाहर ये बालकनी है, बालकनी में यहाँ पर गमला रखा, इस गमले में सब्जी लगा दी, ये बेल चली गई, है ना। और ये हर्ब है, हर्बेशियस है ना, इसमें वुड होती नहीं है, पूरा क्या होता है, डंठल ही है, तो इसमें पूरा का पूरा ग्रीन होता है, तो हर्ब बोला गया। गमले में लगाते थे तो पॉट हर्ब बोल दिया, ठीक है। चलिए समझ में आ गई चीज़ को। तो यहाँ पर सब्जियों की खेती करना ओलेरिकल्चर कहलाता है, लेकिन ओलेरिस का मतलब यहाँ पे हर्बेशियस या हर्ब होता है या शाक होता है, ठीक है। नंबर 3 बात करते हैं फ्लोरिकल्चर, सी, फ्लोरिकल्चर मतलब फूल विज्ञान, फूल विज्ञान। कोशिश कर रहा हूं मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने की, ठीक है। ये कल्चर लगा है मतलब ये भी क्या है, लैटिन है, ठीक। लैटिन बस एक होता है फ्लोरिस, फ्लोरिस प्लस कल्चरा। फ्लोरिस का मतलब हो जाएगा फूल, फ्लावर, और कल्चर मतलब इसकी स्टडी करना। तो फ्लावर का अध्ययन करना क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। चीज़ें आपको समझ में आ रही हो ना बच्चा? तो एक बार है ना मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है, कि सर हाँ ठीक ठाक सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो रही है, ठीक। अब हम बात करते हैं नंबर 3 ब्रांच पे। 3 ब्रांच हमारी नंबर 3 सॉइल साइंस। सॉइल साइंस का क्या कॉन्सेप्ट है, मृदा विज्ञान, ठीक है, मृदा विज्ञान। देखो मृदा विज्ञान में अब देखो सॉइल साइंस का मतलब होता है मृदा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, सॉइल साइंस कहलाता है। इसमें सॉइल क्या है,
सोइल जो है, अब यहाँ पे कल्चर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लॉजी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नोमी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ऐसे वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा। तो सोइल किस लैंग्वेज से लिया हुआ है तो ध्यान रखना, और ऐसे ही वर्ड एग्जाम में जनरली पूछ लेते हैं। जैसे एसईडी के पेपर में एक्सटेंशन का पूछा हुआ था कि एक्सटेंशन कौन से दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों में, इसलिए बोल रहा हूँ, इसको हल्के में मत लेना, है ना। ऐसा लगता है कि सर क्या पढ़ा रहे हो, तो बेसिक चीज़ें भैया। एसईडीओ में एक क्वेश्चन आया हुआ है, आरईओ में दो क्वेश्चन यहाँ पे मिले हैं, एक मानसून का पूछा हुआ है, एक एग्रीकल्चर का पूछा हुआ है, तो हल्के में नहीं लेना है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तैयारी हमारी 100% चाहिए हमको। तो सोइल को आपको याद रखना है ना, तो देखो इसके पीछे क्या लगा है, एल। एल से आप याद रखोगे क्या कि ये लैटिन शब्द है, ठीक है। एल से याद रखोगे, क्यों, एल से लैटिन भी शुरू होता है, लैटिन वर्ड भी एल से शुरू होता है, तो एल लगा है मतलब ये लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द कौन सा है, तो लैटिन शब्द कौन सा, सोलम। लैटिन शब्द सोलम से बना है, सोलम से बना है, जिसका मतलब होता है फ्लोर। फ्लोर या हिंदी में लिखेंगे फर्श, ठीक है, फर्श होता है। और सोलम का मतलब जब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी जो प्रोफाइल पढ़ेंगे सोलम में, तो हम ए प्लस बी को क्या बोलते हैं, सोलम बोलते हैं। ए प्लस बी होरिजन को, होरिजोन को हिंदी में संस्तर बोलते हैं, ठीक है, संस्तर। तो ए और बी संस्तर को हम क्या बोलते हैं, सोलम बोलते हैं। ए क्या होता है, ए जो होता है वो वॉशिंग, क्या होता है, वॉशिंग आउट। ए होरिजन को हम वॉशिंग आउट भी बोलते हैं, और बी होरिजन को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग इन। तो ये भी पूछा जाता है कि द कलेक्शन ऑफ वॉशिंग इन एंड वॉशिंग आउट होरिजन इज नोन एज सोलम। इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, कंबाइंड फॉर्म से सोलम बोल देते हैं, ठीक है। इलुवियल और इलुवियल और इलुवियली, ये दोनों आई और ई का अंतर है, ठीक है। तो सोलम जिसका मतलब फ्लोर है, और प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मृदा परिच्छेदिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसके अकॉर्डिंग ए जो होता है वॉशिंग आउट, बी जो है वॉशिंग इन, इन दोनों का कलेक्शन क्या कहलाता है, सोलम कहलाता है, ठीक है। अब इसकी भी दो ब्रांचेस है, इसकी भी दो ब्रांचेस है, ठीक है। अब इनकी भी दो ब्रांचेस कौन सी है, एक है पेडोलॉजी और एक है इडाफोलॉजी, समझ लो यहीं पे, है ना। बाकी डिटेल तो हम सोशल साइंस में पढ़ ही रहे हैं इसकी। पेडोलॉजी, इडाफोलॉजी। पेडोलॉजी में पेडोन का मतलब, दोनों ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये दोनों जो है कौन से, दोनों ग्रीक वर्ड है, और यहाँ पे पेडोन का मतलब और यहाँ पे इडाफोस का मतलब। बाकी लोगस का मतलब तो स्टडी करना ही होता है। पेडोन और इडाफोस का मतलब क्या होता है, पेडोन का मतलब होता है वही सोइल, और इसमें इडाफोल का मतलब होता है सोइल। सर दोनों का मतलब सेम है, तो इसकी डेफिनेशन अलग अलग क्यों, नाम अलग अलग क्यों, भाई यहाँ पर हम स्टडी करते हैं प्लांट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर हम किस में करते हैं, मृदा का अध्ययन करते हैं, किसके संबंध में, मृदा का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं पौधों के संबंध में, ठीक है, पौधों के संबंध में इसका अध्ययन करते हैं। मृदा का अध्ययन पौधों के संबंध में करते हैं, और यहाँ पर इसकी उत्पत्ति आ जाएगा कि सोइल की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका वर्गीकरण आ जाएगा, वर्गीकरण कैसे हुआ, सोइल को अलग अलग जो कैटेगरी में हमने बांटा है, रेड सोइल, ब्लैक सोइल, ये इनकी स्टडी करना पेडोलॉजी में आता है। बाकी डिटेल हम सारी इसकी आगे सोइल में देखेंगे। नंबर 4 यहाँ पर देख लो आपका एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी के बारे में समझो। एंटोमोलॉजी ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक। हिंदी इंग्लिश देखो एक ही बात है, ग्रीक मतलब ग्रीक ही है। कौन से दो वर्ड से लिखा है, एंटोमोन और लोगोस, ठीक है, एंटोमो और लोगोस। एंटोमो का क्या मतलब हो गया, एंटोमो का मतलब हो गया इंसेक्ट, मतलब कीट, और लोगोस का मतलब होता है वही अध्ययन करना या स्टडी करना, ठीक है। अब कीटों का अध्ययन करना एंटोमोलॉजी हो गया। चीज़ें समझ में आ रही है ना, जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सब हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। हमें कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं, ताकि हमारा किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। एंटोमोलॉजी के बाद हम बात करते हैं फाइटोपैथोलॉजी। फाइटो बोलो या प्लांट पैथोलॉजी बोलो एक ही बात है, पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, ठीक है। फाइटो का मतलब समझ गए, फाइटो का मतलब हो गया यहाँ पर प्लांट, ये भी ग्रीक वर्ड है, बताने की जरूरत नहीं, लोगिला ग्रीक वर्ड है। फाइटो का मतलब हो गया प्लांट, ठीक है, प्लस यहाँ पर पैथोज है, इस पैथोज का मतलब क्या होता है, एलिमेंट मतलब बोल सकता हूँ रोग, और लोगस का मतलब क्या हो गया, स्टडी करना, अध्ययन करना, क्या हो गया, इसका मतलब है अध्ययन करना। क्लियर है इतनी सारी चीजें।
फाइटो मतलब प्लांट, पैथोलॉजी में पैथोस का मतलब होता है एलिमेंट या रोग, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। क्लियर? मतलब फसलों से संबंधित रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? पादप रोग विज्ञान यहाँ पर कहलाएगा। हाँ, ठीक है। चलिए 4, 5, 6 बात करते हैं हम यहाँ पर निमेटोलॉजी। देखो ये सब अलग अलग सब्जेक्ट है, ये सारे हमारे सिलेबस में, सबको हमें पढ़ना है। यहाँ पर हम कलेक्टिव रूप से पढ़ रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो बने वो डायरेक्ट हम यहाँ पर इसकी स्टडी कर सकें। ठीक है। निमेटोलॉजी ये भी ग्रीक वर्ड है, एक बार हिंदी में भी लिख दूँ इसको, ग्रीक। ठीक है। कौन से डॉट? एक बना है ये नेमा प्लस टोइड से बना है। ठीक है। नेमा का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, और टोइड का मतलब होता है लाइक, बोले तो जैसा, धागे जैसी संरचना जिसकी होती है, और उसको हम बोलते हैं निमेटोड। धागे जैसी जो संरचना होती है उसको निमेटोड बोलते हैं, और उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? निमेटोलॉजी कहलाता है। सूत्रक्रमी विज्ञान, हिंदी में क्या बोलेंगे? सूत्रक्रमी विज्ञान, सूत्रक्रमी विज्ञान इसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है। नंबर 7 बात करें अब यहाँ पर हम प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी जो बच्चा है ना, प्लांट का मतलब तो आपको पता ही है, फिजियोलॉजी की बात करता हूँ तो ये ग्रीक वर्ड है, ये बना है 2 ग्रीक वर्ड से। कौन सा? एक होता है फिजिस, फिजिस और लोगस। फिजिस का मतलब होता है नेचर, फिजिस का मतलब क्या हो जाएगा? फिजिस का मतलब होता है नेचर, मतलब प्रकृति, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे नेचर किसका? नेचर किसका? इस प्लांट का, पौधे का। पौधे की जो भी आकृति, मतलब आकार की परतें हैं ना, उसका पूरा नेचर, प्लांट में पानी ऊपर कैसे जा रहा है, उस पर मतलब जो है फूड है, उसका जो भोजन है वो कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन रहा है। तो ये पूरा प्लांट का जो भी नेचर होता है उसकी स्टडी करना हम क्या बोलते हैं? उसको प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। ये भी ग्रीक वर्ड है। ठीक है। कुछ नई चीज़ें भी मिलेगी आपको, सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना है। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर बात करते हैं हम जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो है अनुवांशिकी जिसको हम बोलेंगे, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जो है ये भी क्या है? ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड है। क्या है ग्रीक वर्ड? कौन सा? जेनेसिस, जिसका मतलब होता है ओरिजिन, उत्पत्ति। इसका मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। कोई भी चीज़ कहाँ से उत्पत्ति हुई है उसके बारे में ये बताता है। ठीक है। जेनेटिक्स मतलब क्या होता है? इसे स्टडी ऑफ वेरिएशन और इन जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसकी स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है। सारा पढ़ेंगे हम, सारे सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी। जो हमने सोचा है, जो हमने प्लान बनाया है, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल हम सिस्टमेटिक तरीके से पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जेनेटिक्स के अलावा अब हमारे पास और क्या आता है? बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारी ब्रांचेस है, सारी नोट्स में मिल जाएगी आपको। ये भी ग्रीक वर्ड है, जितना मुझे बता सकता हूँ मैं सारी बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है। ग्रीक वर्ड 2 से बना है, एक होता है बायो और हो जाएगा आपका टेक्निकोस। टेक्निकोस, टेक्नी है ना, टेक्निकोस। तो बायो का मतलब तो हो जाएगा लाइफ, जीवन, है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे? जीवन। और टेक्निकोस का मतलब हो जाएगा स्किल एंड नॉलेज, स्किल एंड KNOWLADGE। ठीक है। नॉलेज एंड स्किल, टेक्निकल, टेक्निकोस मतलब नॉलेज एंड स्किल। ठीक है। इसको हमने बोला बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। और क्या ब्रांच की बात करें? 9-10 जो भी पॉइंट हो, पॉइंट बायोटेक्नोलॉजी के। प्लांट ब्रीडिंग कोई वर्ड नहीं है, खाली आप ब्रांच लिख सकते हो। प्लांट ब्रीडिंग होता है। एनिमल हस्बेंड्री कोई वर्ड नहीं है, तो वो एनिमल हस्बेंड्री आप लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद होता है आपका एग्रोस्टोलॉजी। देखो एग्रोस्टोलॉजी का मतलब क्या है? घास विज्ञान इसको बोलते हैं हम। क्या बोलेंगे? घास विज्ञान। एग्रोस्टोलॉजी मतलब घास विज्ञान। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? ये देखो ग्रीक वर्ड है, क्या है ये? ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है घासों का अध्ययन करना। घासों का अध्ययन करना। क्या है? घासों का अध्ययन करना। अभी एग्रोस का मतलब तो हो जाएगा ना अपनी
अब यहाँ पे एग्रोस मतलब फील्ड मत जाना, एग्रोस्टोइस्टोलॉजी लिखा है, तो एग्रोस्टो का मतलब यहाँ पे घास है और लॉजी मतलब उसका अध्ययन करना, तो ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है घासों का अध्ययन करना। फिर आप बोलोगे यहाँ पे वो आ जाएगा ओलाइव कल्चर, ठीक है, क्या लिखोगे, ओलाइव कल्चर। ओलाइव कल्चर जो है ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड इसका मतलब क्या है, जैतून की खेती, जैतून की खेती करना। ओलाइव कल्चर मतलब जैतून की, ओलाइव मतलब जैतून होता है, कल्चर मतलब भाई खेती करना, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नंबर 12 अर्बोरी कल्चर। अर्बोरी कल्चर हिंदी में भी अर्बोरी लिखेंगे, अर्बोरी कल्चर। अब इस अर्बोरी कल्चर का क्या मतलब है, कल्चर लिखा है मतलब पहली बात तो ये लैटिन शब्द है, ठीक है, और अर्बोरी कल्चर का मतलब है शाक और झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है। हर्ब बोल सकते हैं, हर्ब हो गया अपनी श्रब, हर्ब श्रब और वाइन की जो स्टडी है वो अर्बोरी कल्चर में आती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर हो सकता है मैं भी ये पूछा जाए, ठीक। इसके अलावा 12-13 जो भी है पॉइंट, इसके अलावा आपके पास आ जाएगा एपीकल्चर, ठीक है, ये आपको पता है मधुमक्खी पालन, ठीक, शहद उत्पादन हो जाएगा। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, ठीक है, सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। फिर आता है मोरीकल्चर, मोरीकल्चर आ जाएगा शहतूत उत्पादन। मोरीकल्चर के बाद वर्मीकल्चर, वर्मीकल्चर मतलब केंचुओं का अध्ययन करना। फिर आ जाएगा आपका विटीकल्चर, विटीकल्चर, विटीकल्चर में आ जाएगा अंगूर की खेती, क्या आ जाएगा, अंगूर की खेती, ठीक है। और क्या हो सकता है, सियोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपने शायद पहले नहीं पढ़ा हो, ये होता है चाय की खेती करना। चाय की खेती को हम क्या बोलते हैं, चाय की खेती के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सियोलॉजी बोलते हैं। और सेरियोलॉजी, सेरियोलॉजी ये भी नया वर्ड है, ये भी याद रखना, ठीक है, सेरियोलॉजी, सेरियोलॉजी ऐसे वर्ड पूछे जाएंगे। सेरियोलॉजी ये हो जाएगा आपका फसल चक्र का अध्ययन, ठीक है, फसल चक्र का अध्ययन, फसल चक्र के अध्ययन। क्रॉप रोटेशन, स्टडी ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन की स्टडी किस में आती है, सेरियोलॉजी में आती है, ठीक है। जितनी भी ब्रांचें 18, 19, 20 हमने देख ली है। और क्या था, एग्रोबायोलॉजी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, एग्रोबायोलॉजी, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, ठीक है, आरईओ में, आरईओ या आरएचओ जिसमें भी पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्रोबायोलॉजी वाला, ठीक है, पूछा हुआ था। अब एग्रोबायोलॉजी, अब सीधी सी बात है, ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लांट न्यूट्रिएंट एंड क्रॉप, स्टडी ऑफ, हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, स्टडी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड क्रॉप्स, ठीक है। एंड और क्या था यहाँ पर, स्टडी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट एंड क्रॉप, प्लांट न्यूट्रिएंट क्रॉप की स्टडी प्लस मैनेजमेंट ऑफ सॉइल एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल, सॉइल का मैनेजमेंट, प्रबंधन, मतलब सारी चीज आ गई इसमें। एग्रोबायोलॉजी, अब देखो एग्रो का मतलब वही एग्रोनॉमी हो गया, मतलब मैनेजमेंट करेंगे यहाँ पे सॉइल का क्रॉप के साथ, है ना, प्लस प्लांट न्यूट्रिएंट इसमें जोड़ गया तो बायोलॉजी आ गया। तो एग्रोबायोलॉजी का मतलब यही है कि यहाँ पर हम जो है हमारी मृदा है उसका प्रबंधन तो कर रहे हैं, साथ में क्रॉप का प्रबंधन भी कर रहे हैं, और स्टडी किसकी कर रहे हैं, पोषक तत्वों की स्टडी भी साथ में कर रहे हैं, एग्रोबायोलॉजी है, ठीक है। ये लगभग 20वां पॉइंट था हमारा। और इसके अलावा और कोई ब्रांच हो सकती है आपके पास तो वो भी आप मेंशन करना, ठीक है। सब कुछ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए ब्रांच में से आए हुए। अब यहाँ पे मैं कुछ बात कर लेता हूँ आपसे, और है ना, अभी हमने बात की लैटिन वर्ड, अच्छा और वर्ड है जैसे मेटीरियोलॉजी, और है ब्रांच, क्या है, मेटीरियोलॉजी, मौसम विज्ञान, क्या आ जाएगा, मौसम विज्ञान, रख देनी, मौसम विज्ञान, ठीक है, मेट्रोलॉजी मीन्स मौसम विज्ञान। अब ये भी ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड है।
दो वर्ड से मिलकर बना है, मेट्रियोस प्लस लोगोस। मेट्रियोस का मतलब क्या होता है, अबाउ द अर्थ सरफेस, मतलब हमारा वातावरण, एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, ठीक है, हमारे आसपास का। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। रख देना लू, ठीक है, ये और छूट गया था, ये और देख लो। अब इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, उनको देख लेना, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, वो भी देख लेना। ठीक है, देखो इसके अलावा और क्या चीज़ देखनी है आपको। अभी हमने बात की लैटिन वर्ड की, है ना, बहुत सारे लैटिन वर्ड भी देखे हमने और ग्रीक वर्ड भी देखे। तो मैं एक तरफ लिख देता हूँ लैटिन, कुछ एक्स्ट्रा और वर्ड हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ ग्रीक, ठीक है, कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अरेबिक वर्ड, एक मैं लिख देता हूँ रोमन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए पूछ रहा हूँ। लैटिन वर्ड में मैं और बता दूँ आपको, जो सेल वर्ड है, सेल कोशिका, ये लैटिन वर्ड है। क्या मतलब होता है इसका, सेल्यूलो, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, ठीक है, छोटी सी जगह, इस तरीके की स्मॉल कंपार्टमेंट। ये इस तरीके का सेल का स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये स्मॉल कंपार्टमेंट, हेक्सागोनल था अंदर। बाकी सब चर्चा हम करेंगे जब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक। फिर आपका आ जाएगा इन विवो सेल, हो गया आपका क्रेडिट भी क्या है आपका, लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कौन सा, क्रेडो से लिया गया है। क्रेडो का मतलब होता है आई बिलीव यू, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, ठीक है। फिर आपका सोसाइटी वर्ड जो है, ये आपको सारे याद रखना पड़ेंगे। सोसाइटी वर्ड जो है ये भी लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। इसका मतलब होता है फ्रेंडली। खाली याद रखना है कि ये लैटिन वर्ड है, ये भी लैटिन वर्ड है, ये भी लैटिन वर्ड है, बस इसको याद रखना है। और मैं बताऊं, इसको हटा देता हूं। एक्सटेंशन आपका छूट गया है, एक ब्रांच और छूट गई, इकोनॉमिक्स, उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। एक्सटेंशन जो है ये भी लैटिन वर्ड है, ठीक। और एक्स प्लस टेंसिस या टेंसियो, दोनों में से कुछ भी लिखा मिल सकता है। और ये क्वेश्चन एसईडीओ में पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन एसईडीओ में पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक्स मतलब आउट हो जाएगा और टेंसिस मतलब होता है स्ट्रेचिंग, बाहर की तरफ फैलाना, ठीक है। आउट और स्ट्रेचिंग, बाहर की तरफ फैलाना। एक्सटेंशन का मतलब ही क्या होता है, प्रसार प्रसार करना, ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड है। ग्रीक में एक छूट गई हमारी, वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो कौन सा है, ग्रीक वर्ड है। और कौन से दो वर्ड, ओइकोस प्लस नोमास से मिलकर बना हुआ है। ओइकोस का मतलब होता है हाउस और नोमास का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो हाउस का मैनेजमेंट क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। मतलब अगर आपकी जेब में 100 रुपये पड़े हैं, डेट मीन्स वो आपके पास क्या है, लिमिटेड है। आपकी जेब में 100 रुपये पड़े मतलब वो आपके क्या है, लिमिटेड पैसे हैं। मतलब अगर मान लो आपकी जेब में 100 रुपये हैं और आपको मान लो ढाबे पे खाना खाना है, तो आप खा सकते हो क्या, नहीं खा सकते, आपको भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो आप क्या करोगे, उस पैसे का इस तरीके से मैनेज करोगे कि आपका जो है, आपकी भूख भी मिट जाए, आपको खाना भी मिल जाए और आपको एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना पड़े। डेट मीन्स ये है मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स का, ठीक है। पैसों का मैनेजमेंट करना, क्यों, क्योंकि हमारे पास उसकी कमी है, सीमित है ना, सीमित है, तो उसको इस तरीके से मैनेज करना ताकि हमें अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन मिले और हमारा काम भी हो जाए। डेट मीन्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। और अच्छे से पढ़ेंगे आगे, इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें और है, इसमें आप देखोगे तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो भी कौन सा वर्ड है आपका, ग्रीक वर्ड है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है, सॉइल लेस कल्चर, बिना मिट्टी के खेती करना, वो आपका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। मतलब बिना मिट्टी के कैसे करोगे, पानी के अंदर, है ना, पानी में। हाइड्रो मतलब पानी, पोनिक्स मतलब वही हो गया, खेती करना उसमें। क्लियर है, हाइड्रोपोनिक्स हो गया आपका। और रोमन वर्ड की बात करो तो जो सीरियल है, सीरियल वर्ड जो है वो क्या है, सीरियल, अनाज जिसको हम बोलते हैं, ये भी क्या है, रोमन वर्ड है। लैटिन वर्ड में आप जाओगे तो लेग्यूम, आपको लैटिन वर्ड मिल जाएगा। लेग्यूम वर्ड जो है वो लैटिन है। एरिड वर्ड जो है वो भी लैटिन है, ये याद रखना, ये दोनों लैटिन वर्ड है। यहाँ पे आप और जाओगे तो एरेकिस वर्ड जो है वो क्या है, ग्रीक है। आक्सिन वर्ड जो है वो भी ग्रीक है। ये कुछ वर्ड हैं जो आपको नोट्स में सारे मिल जाएंगे।
ठीक है। एक और वर्ड जो हमारा छूटा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अरेबिक वर्ड। ठीक है, अरेबिक वर्ड जो है, अरेबिक वर्ड की बात करें तो अरेबिक वर्ड कौन सा है? मानसून। मानसून मतलब मौसम, ये अरबिक वर्ड है। ठीक है, आपका खरीफ ये अरबिक है, रबी ये अरबिक है, जायद ये अरबिक है। खरीफ, रबी और जायद ये तीनों भी अरबिक वर्ड है। क्लियर है? तो यहाँ से ये वर्ड पूछा हुआ है, कौन सा? मानसून वर्ड। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, आरयू में, आरयू एसडीओ या आरएचयू जिसमें भी पूछा है, पर पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है मैंने बता दिया आपको। एक मानसून पूछा हुआ है, ठीक है, एक एक्सटेंशन पूछा हुआ है, 2 क्वेश्चन, ठीक। और अगर हम बात करें, कहाँ चले गए हम? ठीक है, ओके, पता नहीं, मे भी शायद सारे डिलीट हो गए हैं। ठीक है, तो जो जो मैंने बताया क्या है, मानसून वर्ड है, एक्सटेंशन वर्ड है, एग्रोबायोलॉजी वर्ड है, एग्रीकल्चर वर्ड है, फिर अपना एग्रीकल्चर के बाद आपका वर्ड पूछा हुआ है। ठीक है, ये सारे वर्ड जो है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे हुए हैं पिछली एग्जामों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सब कुछ हमें अच्छे से समझना और अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? तो ये हमने बात कर ली बेसिक हमारी अभी इंट्रोडक्शन वाली और ब्रांच की। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में सर आप क्या पढ़ाओगे? तो मैं बता रहा हूँ ना, कृषि का इतिहास। क्या पढ़ाने वाला हूँ? कृषि का इतिहास। इसमें हम सारा कुछ, थोड़ा सा हम यहाँ पे इवेंट्स भी देखेंगे, कुछ ईयर्स भी देखेंगे, है ना, वहीं से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो कुछ ईयर्स भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ईयर्स भी देखेंगे एंड कुछ इवेंट्स भी देखेंगे, सारी चीज़ हम समझेंगे। अगर एक कृषि के इतिहास को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो एक आपका हो जाएगा प्राचीन इतिहास और एक हो जाएगा आधुनिक इतिहास। ठीक है, एक मैं बोलूँ क्या? प्राचीन कृषि इतिहास बोल सकते हो, और एक आप बोल सकते हो आधुनिक इतिहास आप बोल सकते हो। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, समझने में ज़्यादा इजी हो जाता है। अब प्राचीन इतिहास में क्या आ जाता है? प्राचीन इतिहास में आप देखोगे कृषि का विकास। ठीक है, इसमें हम कृषि का विकास समझेंगे। प्राचीन इतिहास में कृषि का विकास कैसे हुआ? देखो, प्राचीन इतिहास में मैं पहले बता दूं कि पहले 4 स्टेज। सबसे पहले थी हंटिंग। मानव की उत्पत्ति के बारे में बात करें, पहले हंटिंग मतलब शिकारी युग था। ये बेसिक समझा रहा हूँ, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, बट इसका इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। शिकारी युग था। फिर उसके बाद पाश्चरल युग आया। पाश्चरल मतलब चारागाह युग आया। फिर आया क्रॉप कल्चर मतलब फसल संवर्धन, ये आया। और यहीं से क्या हुआ? क्रॉप जो है एग्रीकल्चर शुरू हुआ। और चौथे पे आया ट्रेड कल्चर मतलब व्यापार। क्या आया? व्यापार कल्चर शुरू हुआ। तो यहाँ से कृषि की उत्पत्ति, यहाँ से कृषि का विकास हुआ। कहाँ से? क्रॉप कल्चर से। यहाँ पे आदि मानव थे, उस समय जो है शिकार करके अपना मेन जो है व्यवसाय था, शिकार करना था। यहाँ पर इन्होंने फिर कुछ पशु वगैरह पालना शुरू कर दिया। फिर पशुओं के लिए ये कहाँ पे? नदियों के आसपास चले गए और वहाँ पर इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, और वहीं से कृषि जो है सिविलाइज हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने वस्तु विनिमय करना शुरू कर दिया, आदान प्रदान। तूने गेहूँ उगाया, मुझे गेहूँ दे दे, मैंने चावल उगाया, मैं तेरे को चावल दे देता हूँ। इस तरीके से फिर धीरे धीरे रोड्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह और ये सब बनना शुरू हो गया। तो ये कृषि का विकास। अब इसमें जो ये कृषि का जो विकास हुआ है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। मैं भी कृषि के विकास की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, कृषि का विकास, इसमें क्या हुआ? कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उनकी बात करते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। क्या हुआ यहाँ पर? कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, IMP इवेंट्स। कब? जो मैंने अभी आपको काल बताए हैं, 4 स्टेज बताए हैं, इन 4 स्टेज में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई कृषि को लेकर। क्या है महत्वपूर्ण घटनाएं? सबसे पहले चलो इसको अपन थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं। जो क्या है महत्वपूर्ण घटनाएं? वो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, समझते हैं इसको ग्राफ से या टेबल बना के समझते हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो क्या है, इसको समझते हैं अपन। ठीक है, इसको अपन इससे समझते हैं, चार्ट से। ठीक है, यहीं पे सारा हम समझ लेंगे इसको।
चलिए सबसे पहले अगर बात करें तो 10,000 बीसी की बात करें। कब? 10,000 बीसी। बीसी का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, बीसी मतलब वही है ईसवी पूर्व, हिंदी वाले के लिए, बिफोर क्राइसिस, है ना, जो जीसस यीशु जो है उनके जन्म से पहले और जन्म के बाद वाली कहानी रहती है यहाँ पर, इतना ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो 10,000 बीसी में यहाँ पर क्या हुआ था, क्या इवेंट्स हुए थे? हमने यहाँ पर क्या हुआ था, शिकार करते थे ये लोग, है ना, एग्रीकल्चर का विकास नहीं होता, शिकार करते थे। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, डॉग को पाला था, डॉग पालन, ठीक है, क्या पाला था यहाँ पर, कुत्ता, डॉग पालन 10,000 बीसी के आसपास या 10,000 बीसी के पहले इन्होंने कुत्ता, सबसे पहले पूछा जाता है कि सबसे पहले पाला जाने वाला पशु कौन सा है, तो वो है डॉग, ठीक है, एनिमल बनने सबसे पहले पाले जाने वाला एनिमल कौन सा है, जानवर, तो वो है डॉग। फिर आए 8700 में, 8700 बीसी, 8700 बीसी में क्या हुआ, इन्होंने भेड़ पालन शुरू कर दिया। क्या? भेड़ पालन, भेड़ पालना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ भेड़। फिर आया 7700 बीसी, 7700 बीसी में इन्होंने क्या शुरू कर दिया, बकरी पालन, बकरी पालन। और ये घटना भारत की नहीं है, ये साथ कहाँ पर हुआ, ये सारा इराक में, ये तीनों चीज़ें जो है डॉग पालन से लेकर ये तीनों इराक में हुई थी, ये घटनाएं, घटनाएं मतलब ये इराक में शुरू हुआ था। फिर आते हैं अपन 7500 बीसी, 7500 बीसी में जो है यहाँ पर क्या हुआ था, वीट और इसका खेती, गेहूँ और जौ की खेती, गेहूँ और जौ की खेती शुरू हो गई थी। ये भी भारत में नहीं हुई थी, कहाँ पर, मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में शुरू हुई थी गेहूँ और जौ की खेती। अगर सही से नहीं दिख रहा हो तो इसको मैं हटा के फिर से लिखता हूँ, गेहूँ और जौ की खेती शुरू हो गई थी। गेहूँ और जौ की खेती ये शुरू हो गई थी मिडिल ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन 4400 में, 4400 बीसी में क्या हुआ था, मक्का की खेती। मक्का की खेती कहाँ पर हुई थी, तो याद रखना ये मक्का, मेज, मेज, ये मक्का की खेती जो शुरू हुई थी ये हुई थी मैक्सिको में, याद रखना ये कहाँ पर शुरू हुई थी, मैक्सिको में, इसलिए इसका ओरिजिन भी कहाँ है, मैक्सिको है। फिर आते हैं अपन 3500 बीसी, 3500 बीसी में क्या हुआ था, आलू की खेती, याद रखना आलू की खेती, ये कहाँ हुई थी, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में हुई थी, ठीक है। इसके बाद आता है 3400, 3400 बीसी में क्या हुआ था, पहिए का आविष्कार हो गया था। क्या हो गया था, इन लोगों ने क्या किया था, पहिए का आविष्कार कर लिया था। क्या कर लिया था, पहिए का आविष्कार, कब, 3400 बीसी में, क्लियर। फिर 3000 बीसी की बात करते हैं। 3000 बीसी में क्या हुआ था उसको देखते हैं। 3000 बीसी में इन्होंने 3400 में क्या किया, पहिए का आविष्कार कर लिया। 3000 बीसी में इन्होंने कांस्य का, जो कांस्य है मतलब ब्रोंज, क्या, ब्रोंज, इसका यूज किया उपकरण बनाने में, उपकरण बनाने में इसका यूज किया, ठीक है, टूल्स बनाने में कांस्य का, ब्रोंज का इन्होंने यूज किया। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी घटनाएं जो हुई है, हालांकि यहाँ से अभी आरयू एसडीओ में तो क्वेश्चन नहीं पूछा, एफओ में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमें ये पार्ट भी कवर करना है, छोड़ना नहीं है, हमें पढ़ना ऐसे है कोई भी एग्जाम हम दे दें सब में क्वालिफाई हो, ठीक है। एक बार पढ़ो, पर ऐसे पढ़ो कि हर एग्जाम दे पाओ, ठीक है। अब 3000 के बाद हम आते हैं 2900 बीसी। 2900 बीसी में क्या हुआ था, प्लाउ इन्वेंटेड, हल का आविष्कार हुआ था, किसका, हल का, प्लाउ का, ठीक है, हल का आविष्कार हो गया था। क्या हो गया था, हल का आविष्कार, और सिंचित खेती शुरू हो गई थी, याद रखना, सिंचित खेती, सिंचित खेती शुरू हो गई थी, मतलब प्लाउ इन्वेंटेड हो गया था, प्लाउ का आविष्कार हो गया था, हल मतलब प्लाउ, और सिंचित मतलब इरिगेशन, इरिगेटेड फार्मिंग, इरिगेशन फार्मिंग शुरू हो गई थी 2900 में। 2700 की बात करें, 2700 बीसी में, तो यहाँ पर रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन शुरू हो गया था, और ये कहाँ हुआ था, चीन में, चाइना में, ठीक है, चीन में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 2700 के बाद आप आ जाओगे तो 2300 बीसी, ठीक है, 2700 के बाद आप आ जाओ 2300 बीसी पे। 2300 बीसी में यहाँ पर किसकी, चना, ग्राम, सरसों और कपास, कॉटन, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ग्राम, मस्टर्ड और कॉटन की फार्मिंग शुरू हो गई थी। 2300 के बाद आ जाओगे आप 2200 बीसी पर। 2200 बीसी में यहाँ पर चावल की खेती, चावल की
खेती शुरू हो गई थी। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ 1800 BC पर। 1800 BC में यहाँ पर रागी की खेती शुरू हो गई थी। रागी फिंगर मिलेट जिसको हम बोलते हैं, कहाँ पर? कर्नाटका में, कर्नाटका में। ठीक, फिर हम बात करते हैं 1725 BC में। 1700 BC में सोरगम मतलब बाजरा, ज्वार। ठीक है, ज्वार मतलब सोरगम की खेती शुरू हो गई थी। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, 1700 के बाद आ जाओ आप यहाँ पर 1500 BC। ठीक है, 1500 BC में क्या हुआ था? शुगर केन। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, यहाँ पे एमपी वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा 1500 BC में। 1500 BC में देखो यहाँ पर मूंग और उड़द की खेती कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और गन्ना की खेती कहाँ हुई थी? इंडिया में। गन्ना की खेती भारत में शुरू हो गई थी। कब? 1500 BC में। क्लियर है? यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, मूंग और उड़द की खेती मतलब पल्सेस क्रॉप की खेती एमपी में शुरू हो गई थी 1500 BC में, और गन्ना की भारत में 1500 BC में शुरू हुई थी। क्लियर है? चीज़ें समझ में आ रही है? हमें यहाँ पर हर एक चीज़ ऐसे पढ़ना है जैसे कि कोई भी एग्जाम हम दे दे क्लियर कर जाए। ठीक, अब हम बात करते हैं 1500 BC के बाद कुछ इवेंट और है 2-4। 1500 BC के बाद हम आए 1400 BC। 1400 BC में हमने क्या किया? लोहे का उपयोग शुरू कर दिया। लोहे का उपयोग आयरन यूज करना शुरू कर दिया। 1000 BC में हमने जब लोहे का यूज किया हमने, तो यहाँ पर लोहे का क्या बनाया? प्लाव। लोहे का क्या बना दिया हमने? हल, मतलब प्लाव बनाया, PLOUGH, प्लाव। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए। फिर यहाँ पर हम आ गए 1500। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, याद रखना। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है कि हम पहुंचे 1500 AD पर। AD मतलब होगा यहाँ पर ईस्वी से। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अब संतरा की खेती शुरू हो गई, संतरा की, बैंगन की खेती शुरू हो गई, स्वीट ऑरेंज की खेती शुरू हो गई, अनार की। ठीक है, और अनार, पोमेग्रेनेट की खेती यहाँ पर शुरू हो गई थी। और 1600 AD आपको याद रखना है, 1600 AD में क्या हुआ था? पुर्तगाल से बहुत सारी क्रॉप भारत में लाई गई थी। याद रखना, पोर्चुगल से निम्न फसलें भारत में लाई गई। कौन कौन सी? तो याद रखना, एक आ जाएगा आपका पपीता। ये क्वेश्चन AFO में पूछा हुआ है, पपीता वाला। ठीक है, ये पपीता वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपका आ जाएगा टमाटर, आपका आ जाएगा आलू। आलू साउथ अमेरिका में हुआ था, यहाँ आलू भारत में लाया गया। ठीक है, तंबाकू, रबर और अमेरिकन कपास और पंपकिन, और पंपकिन के अलावा और क्या आ जाएगा? अनानास के अलावा और क्या आ जाएगा आपका? कस्टर्ड एप्पल, सीताफल जिसको बोलते हैं। क्या आ जाएगा? सीताफल। ठीक है, ये बहुत सारी फसलें जो है पुर्तगाल से भारत के अंदर लाई गई थी। ये पपीता वाला क्वेश्चन जो है ना, ये AFO में पूछा हुआ है ये। ठीक है, तो आपकी जो तैयारी है ना, सिर्फ REO की नहीं है, आपकी तैयारी उस लेवल से है। मतलब मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं तैयारी करवाता हूँ सब्जेक्ट की, ना कि एग्जाम की। एक बार सब्जेक्ट पे कमांड हो गई तो चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, सारी आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये घटनाएं हुई। हम प्राचीन अभी हिस्ट्री की बात कर रहे थे। ठीक है, प्राचीन हिस्ट्री पे थे हम, और प्राचीन हिस्ट्री की हमने बात की थी यहाँ पर। तो हमने ये जो 4 स्टेज हुई थी, इन 4 स्टेज में ये सारी घटनाएं हुई थी। अब आते हैं हम आधुनिक कृषि के विकास पर। ठीक है, आधुनिक कृषि के विकास पर आते हैं। चलो, अब आधुनिक कृषि के विकास पे आते हैं। ये सब आगे पीछे हो गया यार बच्चों। चलो, आधुनिक कृषि के विकास पे आते हैं, या हम बोल सकते हैं कृषि का वैज्ञानिक विकास। कृषि का वैज्ञानिक विकास या आधुनिक विकास आप बोल सकते हो। देखो, अब कृषि के वैज्ञानिक विकास की बात करें तो कृषि का जो वैज्ञानिकीकरण, या पर हम बोल सकते हैं कृषि का जो वैज्ञानिक विकास हुआ है वो गन्ना, कपास और तंबाकू के व्यवसायीकरण के साथ हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली फसल बताओ जिसका कॉमर्शलाइजेशन किया गया है, जिसका व्यवसायीकरण किया गया है, तो वो है गन्ना। ठीक है, मतलब
अभी तक मतलब 1600 तक आप बात करोगे या 1600 के बाद तक 1800 तक बात करोगे, 1862 में रिसर्च शुरू हुआ था, तो यहाँ तक जो हम खेती कैसी कर रहे थे कि खाने की, हमारे फैमिली की नीड जो है वो फुलफिल हो जाए, बस उस पर्पज़ से कर रहे थे। पहली बार हमने गन्ने की क्रॉप लगाई किसके पर्पज़ से? व्यवसाय के पर्पज़ से, बेचने के पर्पज़ से। तो यहाँ पर बोला जाता है कि भारतीय कृषि का जो वैज्ञानिकीकरण है या व्यवसायीकरण है किस फसल से माना जाता है? तो गन्ना, कपास और तंबाकू से माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि भारतीय कृषि का, या फिर बोल सकते हैं कृषि का वैज्ञानिक विकास, साइंटिफिक डेवलपमेंट, वैज्ञानिक विकास गन्ना, कपास और तंबाकू, तंबाकू के व्यवसायीकरण से माना जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए सबसे पहले जो है कॉमर्शलाइज, व्यवसायीकरण मतलब कॉमर्शलाइजेशन किस क्रॉप का हुआ था? तो गन्ने का हुआ था। और कृषि में जो रिसर्च है, अगर मैं बोलूँ कृषि में अनुसंधान, कृषि में जो अनुसंधान कार्य है, जो रिसर्च है, वो लगभग 1862 में शुरू हुआ। रिसर्च जो है लगभग 1862 में शुरू हुआ। और मैं बात करूं कि जो हमारा 1905 में IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो उस समय इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था, जिसको हम क्या बोलते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, कहाँ पर है ये? अभी फिलहाल न्यू दिल्ली में है। इसका जो समय था, इसको इस समय को कृषि का स्वर्णिम काल कहा जाता है। कृषि का स्वर्णिम काल कहा जाता है। जब IRI की स्थापना हुई थी तो ये जो समय था वो कृषि का बिल्कुल गोल्डन टाइम था, गोल्डन पीरियड था। इस समय कृषि जो है अपने पिक पर बढ़ना शुरू हो गई थी। क्लियर है? चलिए, अब इसमें हम कुछ इवेंट की बात कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम कुछ इवेंट्स की बात करेंगे। अब जब हम आधुनिक कृषि पर पहुँच गए हैं तो यहाँ पर हम कुछ इवेंट्स की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कुछ इवेंट्स की यहाँ पर हम बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे 1871 की बात हम करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स में यहाँ पे लिखवा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसको याद रखना है। 1871 की बात करें तो 1871 में यहाँ पर क्या था? ड्रेक। क्या था? ड्रेक की स्थापना की गई थी। ड्रेक में हिंदी में लिख देता हूँ। ड्रेक मतलब यहाँ था राजस्व, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड बोलना भी नहीं चाहिए लॉर्ड इनको। जो मियो थे, लॉर्ड मियो क्या थे? उस समय वाइसराय थे। तो उन्होंने यहाँ पर 1871 में राजस्व, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की। क्योंकि उस समय जो फसलें थी, फसलों में जो भी समस्याएं किसानों को आ रही थी, चाहे कीट लग रहे थे या जो इरिगेशन की समस्या थी, वो समस्या को लेकर कहाँ जाए, ये उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या से दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया? लॉर्ड मायो ने यहाँ पर 1871 में ड्रेक मतलब डिपार्टमेंट ऑफ राजस्व, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की स्थापना की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 1875। यहाँ मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक ईयर बाय ईयर लिया हुआ है ताकि आपको याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। ईयर बाय ईयर सारा लिया है और नोट्स में भी ईयर बाय ईयर ही है। ठीक है, कोई ईयर आगे पीछे नहीं है, सब बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली लिया गया है। 1875 में क्या हुआ था? भारतीय मौसम विभाग की स्थापना। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कहाँ हुई? पुणे महाराष्ट्र में की गई। याद रखना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट।
1875 में इसकी स्थापना कहाँ गई? पुणे महाराष्ट्र में। वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछा हुआ है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? पुणे राजस्थान में इसकी स्थापना, पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। फिर 1881 की बात करें तो 1881 में देखो अब धीरे धीरे क्या हुआ, समस्याएं और बढ़ती गई किसानों की। ठीक है, धीरे धीरे किसानों की समस्याएं और बढ़ती गई। अब इस समस्याओं को निपटने के लिए जो अकाल आयोग है, देखो उस समय क्या था, 1881 की बात चल रही, तो 1845 में आपको पता है, 1843 में, हाँ 1845 में क्या आया था? आयरलैंड का अकाल आया था, आलू का आयरलैंड का अकाल आया था। ठीक है, जिसमें आयरलैंड में लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे आलू के आयरलैंड के अकाल से। किसे? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से आया था। एडी बेरी ने फिर उन पर काम किया था। तो यहाँ पर अकाल आना शुरू हो गए थे। तो 1881 में अकाल आयोग कब बना था? ये बना था 1880 में। आयोग की मंशा पर अलग से कृषि विभाग बनाया गया। ठीक है, कृषि विभाग की अलग से स्थापना कब की गई? 1881 में। किसने की? अकाल आयोग के निर्देशानुसार। ठीक है, 1881 के बाद अब आ जाओ यहाँ पे सीधे 1901 से लेके 1905। 1901 से लेके 1905 में 5 अलग अलग महाविद्यालय खोले गए। ठीक है, 5 अलग अलग महाविद्यालय खोले गए। कहाँ पर खोले गए? तो 5 क्या खोले गए? महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय खोले। कहाँ पर? एक खोला गया पुणे में, ठीक, एक खोला गया कानपुर में, ठीक, एक खोला गया लियालपुर में। कहाँ खोला गया? लियालपुर जो अभी पाकिस्तान में है। साबोर में खोला गया, ठीक है, और कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में। ये 5 जगह पर कृषि महाविद्यालय खोले गए। जैसे जैसे आवश्यकता लगती गई ये उस पर काम करते गए। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं। 1901 के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 1901 की। ठीक है, 1901 से 5 के बाद बात करते हैं हम किसकी? 1901 की। 1901 में जो है पहला इरिगेशन आयोग बनाया गया। ठीक है, इरिगेशन कमीशन पहला। ठीक है, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट सिंचाई आयोग। ठीक है, फर्स्ट सिंचाई आयोग बनाया गया। सेकंड कब बनाया गया? सेकंड 1969 में बनाया गया, ये याद रखना। ठीक है, और 1901 में एक काम और किया गया। क्या? यहाँ पर 1901 में एक और काम किया गया। क्या काम किया गया? यहाँ पर जो है कीट वैज्ञानिक अपॉइंट किए गए। फर्स्ट कीट वैज्ञानिक अपॉइंट किए गए। नाम क्या था उनका? नाइस वैली आप बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो। 1901 में सिंचाई आयोग आया, दूसरा सिंचाई आयोग 1969 में आया। पहले कीट वैज्ञानिक अपॉइंट किए गए, नियुक्त किए गए, नाइस वैली नाम था उनका। फिर 1903 में दूसरे सेकेंड कीट वैज्ञानिक नियुक्त किए। उनका नाम क्या था? HM लेफ्रॉय। ठीक है, HM लेफ्रॉय उनका नाम था। ये वहां पर अपॉइंट किए गए। ठीक, चलिए अब बात आती है 1900 के बाद 1906। 1905 ले लो। 1905 में IARI, ये बता चुका मैं, क्या? IARI की स्थापना की गई। ठीक है, कहाँ पर? पूसा बिहार में। कहाँ की गई? पूसा बिहार में की गई। ठीक है, अब इसको मैं पूरा आगे डिटेल बताऊंगा। इसके हम पूरा अलग से ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल पढ़ेंगे कि बिहार में क्यों की गई थी इसकी स्थापना, क्या रीज़न था कि इसकी स्थापना बिहार में की गई, और बिहार से फिर इसको दिल्ली क्यों लाया गया। पूसा का मतलब क्या होता है? पूसा का मतलब होता है फिलिप्स इन USA।
पी का मतलब होता है फिलिप्स, व्यक्ति का नाम है जो अमेरिका का था, उसी के नाम पर रखा गया। क्यों? क्योंकि उसने पैसा दिया था यहाँ पर IRI की स्थापना करने के लिए। इस समय यहाँ पर कौन था वायसराय? कर्जन साहब थे। कर्जन साहब की पत्नी थी लेडी कर्जन और उनके ये दोस्त थे। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं IRI पढ़ाऊंगा, आपको अलग से ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा, वहाँ पर बताऊंगा इसकी पूरी कहानी। बिहार में क्यों स्टैब्लिश किया? बिहार की जगह यहाँ पर, बिहार उस समय बंगाल का हिस्सा था, ठीक है, तो इसको दिल्ली में क्यों नहीं किया गया और किसी जगह नहीं किया गया, बिहार में क्यों किया गया, इसके पीछे की कहानी है, वो मैं आपको IRI पढ़ाऊंगा तब पूरी इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर आते हैं 1906 में FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर? देहरादून, ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान, याद रखना क्या, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में। क्लियर? ये कुछ बातें हैं जो आपको पढ़नी है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आते हैं 1914, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में ये पूछा हुआ है, ठीक है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है। ये है डीपा। डीपा का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, विनाशकारी कीट एवं पेस्ट अधिनियम। विनाशकारी हिंदी क्या होगा? विनाशकारी कीट एवं पेस्ट अधिनियम 1914 में आया था, डीपा, ठीक है। क्वारंटाइन वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक, ये वाली बात भी याद रखना। देखो ये जनरली जो ये फैक्ट है ना, ये सारे याद करने के, लेकिन मैंने क्रोनोलॉजिकली अरेंज किए हुए हैं, और जब मैंने खुद ने याद किए हैं तो आप भी याद कर सकते हो, ठीक है। मैं खुद ही इन चीज़ों को याद किया हुआ हूँ, मैंने खुद ने याद किए हैं, तो आप भी याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1914 के बाद आप आ सकते हो यहाँ पर 1919। क्रोनोलॉजिकली रखोगे, बिल्कुल ईयर बाय ईयर आप चलते चलोगे तो आपको याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में पहली बार लाइव स्टॉक सेंसस, ठीक है, फर्स्ट जो है पशुधन जनगणना, लाइव स्टॉक सेंसस, फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस 1919 में शुरू किया था, हर 5 साल में होता है, ठीक है। फिर 1919 के बाद आप आ जाओ 1923, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर किसकी स्थापना हुई थी? NDRI की, ठीक है। NDRI की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी बेंगलोर में। कहाँ हुई थी? बेंगलोर में। उस समय इसका नाम क्या था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। क्या नाम था? इंपेरिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी नाम था। कब? NDRI का, जब बेंगलोर 1923 में NDRI की स्थापना हुई। कहाँ पर? बेंगलोर में। नाम क्या था? ये नाम था। ये NDRI नाम जो है, इसका नाम NDRI का पड़ा 1955 में, और अभी फिलहाल में ये कहाँ पर है? करनाल में, ठीक है। NDRI कहाँ पर है? करनाल में। 1955 में इसका नाम इंपीरियल से हटा, मतलब चेंज कर NDRI कर दिया गया था और इसको करनाल में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, इसकी कहानी अलग से पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम। चलिए कहाँ तक पहुँच गए हम? 23 तक, 1923 तक पहुँच गए, ठीक है बच्चों। चलो 23 के बाद आते हैं आगे। 23 के बाद हम पढ़ते हैं, यार मक्खी परेशान कर रही, गर्मी बहुत है। 23 के बाद हम आ जाते हैं 1929, ठीक है। ICR की स्थापना हुई, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 16 जुलाई को हम ICR डे मनाते हैं। 1929 में ICR की स्थापना की गई थी। क्लियर? इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, ICR के बारे में। फिर आते हैं हम 1935, DMI, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, हिंदी में लिखेंगे इसको विपणन और निरीक्षण निदेशालय। क्लियर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? हेडक्वार्टर इसका पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद में। इसको भी अलग से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है मार्केटिंग इंस्पेक्शन की?
कि जो भी मार्केटिंग, बाजार की जो नीति होती है, मार्केट की जो नीतियां होती है और जो प्रोग्राम होते हैं उनको लागू करने के लिए डीएमआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या किसके लिए? कि जो कृषि विपणन की जो नीतियां होती है और जो कार्यक्रम होते हैं उनको लागू करने के लिए डीएमआई की स्थापना की गई थी। 1935 में आरबीआई की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। 1935 के बाद सीधे मैं 1955 पे ले जाऊंगा आपको। ठीक है, आपको और भी मिलेंगे। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट ही बात कर रहा हूँ, आपको और भी मिलेंगे। तो 1955 की बात अगर बात करें, 1955 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई थी। किसकी? इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी हुई थी। एसबीआई की, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की और एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। वैसे तो ये सन है, आपको याद करने आप याद करने की चीज़ें हैं, बट मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक, चाहे वो याद करने की हो या याद करवाने की हो। 1955 के बाद 1957 पे आ जाओ। यहाँ पे CWC क्या आ जाएगा? केंद्रीय भंडारण निगम, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, एफसीआई के बारे में क्वेश्चन पूछा था आरयू एसडीओ में, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। इसके बारे में अलग से हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको क्रोनोलॉजिकली मैं ईयर याद करवा रहा हूँ, ईयर आपको याद करना है। फिर 1957 में एक और चीज़ हुई है, वो क्या? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मैच इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। सबसे पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च, ये इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। किस पर? मैच पर। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मैच इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसको हम बोल सकते हैं अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना। ठीक है, यह सबसे पहले ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट किस क्रॉप पे शुरू हुआ था? तो मेज पर, मक्का पर शुरू हुआ था। याद रखना, किस पर? मेज पर शुरू हुआ था। ठीक, उसके बाद 1965 में बहुत सारे जो है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चलाए गए। 1960 में हमारा जो है फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जेबी पंत में स्टैब्लिश की गई थी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1963 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम। ठीक है, राष्ट्रीय बीज निगम, ये भी कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? दिल्ली में। तो ये भी आपको याद रखना है। सारे फैक्ट हम यहाँ पर एक जगह पढ़ लेंगे। ये एक तरह से हिस्ट्री है इन सारी चीज़ों का क्यों किया गया, कहीं ना कहीं चीज़ों को, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। 1965 में दो चीज़ें हुई है, दोनों बता देता हूँ। ठीक है, 1965 में दो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। एक तो है क्या? हमारा एफसीआई, याद रखना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। ठीक, और दूसरा है यहाँ पर एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहाँ पर है? आनंद, गुजरात। आनंद, गुजरात। ठीक है, एनडीडीबी आनंद, गुजरात में। ठीक है, वर्गीस कुरियन साजवी से रिलेटेड थे। ऑपरेशन फ्लड चलाया था 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। 1965 में एनडीडीबी की स्थापना की गई थी, और जो फ्लड ऑपरेशन फ्लड था, मतलब व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ था, वो यहीं से हुआ था। ठीक है, तो दो घटनाएं हैं यहाँ पर 1965 में। 1965 में पहला आईसीआर में डीजी बनाया गया था, पहली बार आईसीआर में डीजी, मतलब डायरेक्टर जनरल कौन थे? बीपी पाल साहब, और उन्होंने ही ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट आगे शुरू किया था। ठीक है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 आती जाएगी। 1966 में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम क्या चलाया गया था? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। इससे हुआ क्या था? 1966 और 65 में क्या हुआ था? ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ हुई थी, उसमें हमारे कृषि मंत्री कौन थे, क्या क्या चीज़ें थी, राजनीतिक मतलब बोलते हैं हरित क्रांति का राजनीतिक पिता किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो ये 1966 तक हम पहुंच गए हैं और आगे पढ़ते हैं।
1966 के बाद आते हैं हम 1969 में सेकेंड जो अपना इरिगेशन कमीशन हो चुका है। 1966 के बाद हम सीधे आते हैं अपना 1975, ठीक है, 1975। अब यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन वाले प्रोग्राम छोड़ रखे हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर एक्सटेंशन वाले प्रोग्राम अपने TNV सिस्टम ये हम एक्सटेंशन में पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अच्छा 1958 छूट गया एक पीछे, ठीक है, यहाँ पे एक लिख लेना। 1958 में बता देता हूँ, 1958 ये यहाँ आना चाहिए इसके बाद, ये इसके बाद यहाँ पर नाफेड की स्थापना हुई थी, नाफेड, और यही क्वेश्चन REO में पूछा हुआ था, ठीक है। एपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये क्या है, सर्वोच्च बॉडी है, एपेक्स बॉडी है किसकी, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग। क्या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग की सबसे बड़ी संस्था है नाफेड, और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना, क्लियर। अब 1975 में RRB की स्थापना हुई, RRB की। पहला बैंक कौन सा था, फर्स्ट बैंक, फर्स्ट RRB बैंक कौन सा था, प्रथम, क्या था, प्रथम बैंक जो है फर्स्ट RRB बैंक था, प्रथम नाम से था। और इसकी स्पॉन्सर बैंक कौन थी, सिंडिकेट बैंक जो थी, और वही पुष्पा वाली सिंडिकेट मेंबर है ना। तो प्रथम सिंडिकेट बैंक थी RRB की पहली, और 5 जो है बैंक इन्होंने खोली थी, उसमें पहली जो थी प्रथम बैंक थी, जो सिंडिकेट जो बैंक थी वो इसकी स्पॉन्सर बैंक थी, ठीक है। 1975 में 1976 की बात करते हैं। 1976 में नार्म सुना होगा, नार्म का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन अकादमी, अनुसंधान अकादमी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ठीक है। कहाँ पर है ये, हैदराबाद में, ठीक। पूरा नाम क्या है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, क्या नाम है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ठीक है, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है। 1976 के बाद आप आ जाओ 1982 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके REO और SADO में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो है नाबार्ड, क्या है, यहाँ नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, कहाँ, इसका मुख्यालय मुंबई, ठीक है। और B शिवारमन इसके जो है पहले चेयरमैन थे, और अभी वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, साजी केवी जो है अभी शायद 7 दिसंबर के आसपास जो है बने हैं, 7 दिसंबर को इन्होंने पद लिया है, साजी केवी ने, नाबार्ड के अभी वर्तमान के चेयरमैन हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर में भी पढ़ेंगे, और मैं ऑर्गेनाइजेशन अलग से पढ़ाऊंगा नाबार्ड, वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक। फिर 1984 की बात करें तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, और इसके चेयरमैन कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। इसके चेयरमैन थे स्वामीनाथन, कौन थे, स्वामीनाथन साहब जो है इसके चेयरमैन थे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के। आपको लगता है कि सर हॉर्टिकल्चर वाला है, स्वामीनाथन कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे स्वामीनाथन जी इसके हेड थे, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के। फिर 1985 की बात करें तो यहाँ पर किसकी स्थापना हुई थी, क्रीडा कहाँ पर है, हैदराबाद में, कहाँ है, हैदराबाद में। मतलब यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट है किसके लिए, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट किसके लिए, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए, क्लियर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहाँ पर, हैदराबाद में। फिर 1986 में एपेडा बना, एपेडा कहाँ पर है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका कहाँ है, मुख्यालय है। और ये जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये पूछ लेते हैं, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये क्वेश्चन पूछा है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है एपेडा, ये पूछा हुआ है AFO के अंदर, ठीक है, ये पूछा हुआ है, उस इंडस्ट्री के अंदर ये आता है एपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या होता है एपेडा का फुल फॉर्म, एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। फिर 1987 की बात करो तो यहाँ पे था मैनेज, क्या आ जाएगा, मैनेज मतलब यहाँ पर इसका फुल फॉर्म अलग होता है, नाम अलग है, इसका फुल फॉर्म आ जाएगा आपका नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे इंस्टीट्यूट कर लेना, नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ये भी हैदराबाद में है, ठीक है। और ये जो है AC ABC की ट्रेनिंग होती है यहाँ पर, जो एग्री बिजनेस एग्री क्लिनिक वाले हैं ना, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है, ठीक है, ये याद रखना। फिर 1988 की बात करते तो नियाम कहाँ पर है, जयपुर में, मतलब यहाँ पर क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर में है, 1988 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट और है वो देख लो, 1988 की बात, 1998 तो नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ये बना था, ठीक। 1999 ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन REO में पूछा हुआ है, ठीक है। फिर 2000 में तो कोई मतलब SGSY, चलो छोड़ो इसको, तो हम एक्सटेंशन में पढ़ेंगे। फिर आ जाओ आपका 2005 में जो आ जाएगा अपना क्या, राष्ट्रीय किसान आयोग, ठीक है, नेशनल फार्मर कमीशन, और इसके हेड कौन थे, स्वामीनाथन साहब। 2004 में बना था, क्योंकि किसानों की हत्या, आत्महत्या बहुत ज़्यादा हो रही थी उस समय, सूखा पड़ा हुआ था, किसानों की आत्महत्या बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए यहाँ पर एक आयोग बनाया गया 2004 में। क्या नाम था, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, या नेशनल फार्मर्स आयोग कमीशन बोल सकते हैं, नेशनल फार्मर्स कमीशन या नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, 2004 में बनाया गया था। इसके हेड कौन थे, स्वामीनाथन साहब थे। 2005 ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसका फुल फॉर्म पूछा है RHO के अंदर, ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, नेशनल रूरल मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। फिर 2006 तो यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, ठीक। 2007 में आप आओगे तो यहाँ मिलेगा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। 2007 में और है, 2007 में और क्या था, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। फिर 2009 में आ जाओगे तो ये आ जाएगा नरेगा, जो 2006 में क्या था, इस्टेब्लिश हुआ था, तब इसका नाम था MG नरेगा, मनरेगा, क्या नाम था, मनरेगा नाम था, ठीक है। 2015 में आ जाओ, 2015 में तो परंपरागत कृषि विकास योजना, हरित क्रांति से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है ये, तो लगभग और भी है। 15 के बाद 16 में अपना फसल बीमा योजना आ जाएगा, ठीक है, और भी है। फिर 17, 18, 19 फिर अपना सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम आ जाएगा। तो स्कीम सारी हम कहाँ पढ़ेंगे, स्कीम का एक अलग से लेक्चर होगा, स्कीम हमने बताया भी है कि स्कीम हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये जितने भी जो इवेंट्स थे क्रोनोलॉजिकल थे वो सारा हमने यहाँ पे डिस्कस किया इस लेक्चर के अंदर। जो भी क्वेश्चन फंसने होंगे आप एक जगह यहाँ पर सारी ये याद रख सकते हो। बाकी जो प्रोग्राम है एक्सटेंशन के वो एक्सटेंशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे हमारी सारी क्लासेस होगी, ठीक है। कोशिश करूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँ, ठीक, और सारी इसी तरीके से हमारी आगे भी क्लास होने वाली है, ठीक है। हो सकता है आज एक ही क्लास हो, बट मैं कोशिश करूंगा कि 2 क्लास आपकी ले लूँ। और जो हमने प्लान डिसाइड किया था 70 से 80 दिन में कोर्स कंप्लीट करवाने का, वो हम 70 से 80 दिन में कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। इसके नोट्स भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।